चिन्ह परिपाटी। इससे पीछे के जितने भी टॉपिक है मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख लें, तो ये टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। और इसका और पीछे के वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप लोग जाकर देख लें। तो अगला टॉपिक हम लोग का है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। इसका क्या प्रयोग है? तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी या दर्पण की फोकस दूरी का जब हम मान लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं तो एक निश्चित चिन्ह के साथ लिखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, चिन्ह परिपाटी। तो साइन कन्वेंशन में पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है, वो दर्पण उत्तल हो या अवतल, ये अवतल दर्पण हो या दर्पण हो उत्तल, हमेशा वस्तु को बाईं तरफ ही रखा जाएगा। इस साइड में वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी और दर्पण के हमेशा बाईं तरफ से ही रे चलेगी। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें भी उत्तल दर्पण भी रहेगा तो यही रहेगा, हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रहेगी। फिर दूसरी चीज इसमें है कि हमेशा ये वस्तु रखी हुई है, इसकी दूरी अगर दर्पण से हमें लेना है तो हमेशा दर्पण के मुख्य अक्ष के पोल से, ध्रुव से हमेशा वस्तु की दूरी ली जाती है। या कोई इमेज यहाँ पर इसका बना है या इसी का यहीं पर इमेज बना है तो हमेशा यहाँ से दूरी ले जाती है, पोल से, ध्रुव से या यहाँ से। ठीक, हम लोग बोलेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी है, बट हमेशा एक पोल से ली जाती है दूरी। ठीक, ये तो हुआ। फिर अब कब इसमें पॉजिटिव और कब इसमें निगेटिव लिया जाता है, तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब ये कोऑर्डिनेट होता है, ये आल भाग पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स हुआ, एक्स डैश हुआ, वाई हुआ, वाई डैश हुआ। ठीक, और इसमें होता है एक्स अक्ष निगेटिव एंड वाई अक्ष पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, निगेटिव एक्स अक्ष, वाई अक्ष भी निगेटिव, और इसमें एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है बट वाई अक्ष निगेटिव होता है। इसमें पहले एक्स को लिखा जाता है फिर वाई को लिखा जाता है, तो इसमें एक्स अक्ष पॉजिटिव और वाई अक्ष भी पॉजिटिव। फिर इसमें एक्स अक्ष निगेटिव, वाई अक्ष पॉजिटिव, और इसमें दोनों निगेटिव, इसमें एक्स अक्ष पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज निगेटिव। तो इसका यूज क्या है? अब हम लोग यहीं पर एक ऐसे अवतल दर्पण बना देते हैं। ठीक, ऐसे। तो अब क्या होगा कि इसका पोल यहीं पर आएगा, तो अब इसी को, ये पोल है तो इसके आगे अगर ये दूरी हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगी निगेटिव। यहाँ से मुख्य अक्ष पर ही दूरी को मापा जाएगा, कितना दूरी पर है, अगर कोई यहाँ पर वस्तु है तो ये जो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी ये आएगी निगेटिव, और इधर अगर कोई प्रतिबिंब बन जाता है तो ये वाली जो दूरी है ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही अगर हमें इसकी कि कितनी लंबी वस्तु रखी हुई है तो हमेशा ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होता है तो वस्तु की दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव ली जाएगी। अगर कोई प्रतिबिंब ऐसे नीचे बन गया, अगर मुझे प्रतिबिंब की लंबाई की बात करनी है तो प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव होगी। ठीक, क्योंकि नीचे वाई एक्सिस होता है निगेटिव, और यहीं से लिया जाएगा। इसी को हम लोग मान लेते हैं मूल बिंदु कोऑर्डिनेट की तरफ, और ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव, इसके दाएं है तो पॉजिटिव, बाएं है तो निगेटिव। अब इसी सिर्फ इतना ही है साइन कन्वेंशन। इसको हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
सवाल ये पूछता नहीं एग्जाम में, इसका यूज करा जाता है क्वेश्चन को लगाने में। ठीक, तो आप इस समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आ होगा तो और आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। बस इतना ही है साइन कन्वेंशन। फिर इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी फॉर स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पणों के लिए, गोलीय दर्पणों के लिए एफ यू और भी में संबंध। रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो इससे पहले हम लोग को समझना होगा कि एफ यू एंड भी है क्या। तो देख लीजिए, अगर ये कोई अवतल दर्पण है और यहां पर मैंने कोई रख दिया वस्तु और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है, ये है इसका फोकस। यहाँ से कोई चली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी और ये यहाँ से एक वक्रता केंद्र से गुजार देता तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग चली जाएगी। तो ये बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये बना आई डैश एंड ओ डैश। ठीक, तो ये जो वस्तु की दूरी है दर्पण से, यहाँ से P से ए वाली जो दूरी है, ए वाली ए यू, क्योंकि जगह नहीं, यहाँ से लिया जाता है। ए और ए बीच की दूरी, ए और ए के बीच की दूरी जो इतनी है, इसको बोलते हैं हम लोग यू। यू का मतलब कि दर्पण के वस्तु की दर्पण से दूरी। एंड भी क्या होता है? भी होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये जो बिंदु बी की है P से कितनी दूरी पर है और ये बिंदु A है वो P से कितनी दूरी पर है। ठीक, ये हुआ। और F हम तो हमेशा फोकस दूरी को ही प्रदर्शित करता है, हम लोग पीछे ही देख चुके हैं। ये मुख्य फोकस दूरी कितनी है, यानी दर्पण की फोकस दूरी। ऐसे उत्तर दर्पण में भी वही है, यहाँ पर वस्तु रखा, यहाँ पर मान लीजिए इमेज बना, तो ये हो जाएगा भी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और ये हुआ U वस्तु की दूरी दर्पण से। ठीक हो गया। और यहीं पर होता है यहाँ इसका फोकस F। तो ये अगर ये पूरा दूरी लेंगे ए वाली, इतना वाली, तो इसे स्मॉल f से प्रदर्शित हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब पता चलेगा F U एंड V है क्या। अब देखिए इसमें संबंध क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, ये इसमें संबंध है। F क्या है? दर्पण की फोकस दूरी, U वस्तु की दर्पण से दूरी, एंड V क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब इस पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इस पर कभी कभी सवाल आ जाता है तो इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, इसी पर सवाल आता है। ठीक, इसी में साइन कन्वेंशन जो बताया इसका यूज होता है। देखिए एक एग्जांपल लेकर मैं बता रहा, मैं इसे बगल में लिख दे रहा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, ये फार्मूला है हम लोग का। ये क्वेश्चन क्वेश्चन एक दिया है, 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 16 सेमी फोकस दूरी अवतल दर्पण। देखिए सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पहले वैल्यू दिया हो उसमें हम लोग उसे लिख लें। तो दिया है कि 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 16 सेमी कई फोकस दूरी है, तो यह बराबर अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में बताइए कभी भी फोकस तो इधर ही रहता है ना, यहीं पर होगा फोकस, और इसी की दूरी दिया है 16 सेमी,
तो ये हमेशा कौन सा इसमें साइन प्रयोग होगा, माइनस, निगेटिव होगा। ठीक, ये तो ये निगेटिव हम लोग लिख लेंगे। ठीक, फिर दिया है 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है। अब ये कोई वस्तु है जो 8 सेमी दूरी पर रखी हुई है, इनके बीच की दूरी 8 सेमी है, यानी यू 8 सेमी दूरी पर रखा हुआ है। अब बताइए, ये भी तो निगेटिव ही होगा ना, क्योंकि इस साइड रखा हुआ है, बाएं साइड, तो ये हुआ। फिर देखिए, अब बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें ये बताइए, मतलब कि इधर बनेगा उधर बनेगा, यही हम लोग को बताना है। तो देखिए, हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, क्या होगा देखते हैं हम लोग, फार्मूला में रख देते हैं। जो जो वैल्यू दिया है हम लोग को फार्मूला पता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, 1/f का मान है -16 इक्वल टू 1/-8 प्लस 1/v। साफ करते हैं, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1/8 माइनस 1/16 बराबर 1/v। ठीक, ये हुआ 2 माइनस 1/v, या इसे हम लोग लिख सकते हैं तो 1/16। ठीक ठीक, तो इसका हमें अभ्यास लिख दे रहा, v की 1/v इक्वल टू आ गया 1/16, तो v इक्वल टू 16। देखिए, ये वैल्यू आई है पॉजिटिव, और चूंकि हम लोग का दर्पण है अवतल, कभी भी अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर रखी हुई है वस्तु और ये पॉजिटिव आया है, तो यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हम लोग का इस साइड बन रहा है, न कि इस साइड 16 सेमी। हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब अगर इधर बनता तो ये वाली दूरी लेते हैं जो हम लोग वो होती है निगेटिव, लेकिन यहाँ पर आया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो ये वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है, 16 सेमी की दूरी पर, यही हो गया इसका आंसर, 16 सेमी। ठीक, और एक उत्तल दर्पण के लिए, ये दोनों दर्पणों के लिए फार्मूला सत्य है, ये दोनों दर्पणों के लिए फार्मूला है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, एक उत्तल दर्पण का भी क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। दिया है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पर स्थित है, ये कोई उत्तल दर्पण है, ये कोई वस्तु रखी है जिसकी बीच की दूरी है 40 सेमी। ठीक, यानी u बराबर दे दिया है हमें, इधर दूरी है तो कैसी होगी, निगेटिव होगी, -40 सेमी। ठीक, फिर दिया है 40 सेमी दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, यानी भी हमें दिया है 10 सेमी दूरी पर बनता है। अब हमें बताइए, उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो इस साइड ही बनता है, वो भी फोकस से पहले ही बनता है। ठीक, तो अब बताइए, प्रतिबिंब अगर इधर बना है तो हम लोग का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस साइड में बना है, यहाँ से इधर की दूरी होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ठीक है, फिर पूछा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी हमें बताना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, एफ, हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, फार्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। तो क्या हुआ, हमें यह फाइंड करना है। u का मान दिया है 1/-40 एंड इसका मान दिया है 1/10। ठीक, अब इसका 1/f इक्वल टू ये हुआ 40 -1 प्लस 4 आया, यहाँ से 1/f इक्वल टू -3/14, यानी f इक्वल टू 40/3। यहाँ से इसका वैल्यू आया 13.33 सेमी। ठीक, यहाँ पर देखिए वैल्यू आ रही है पॉजिटिव,
हमें बताए ये देखिए यहाँ पर हमेशा एफ जो होता है इसके दाएं साइड ही होता है, तो इसके क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आया है, तो इसकी कितनी होगी फोकस दूरी 30.33 सेमी। ठीक, तो ये हुआ, इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। ये तो हो गया गोलीय दर्पणों के लिए एफ यू और एफ यू एंड वी में संबंध। अब इसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ठीक, आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। रेखीय आवर्धन, आवर्धन, ठीक, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक, जबकि उनकी दोनों की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत ली जाती है। ठीक, जैसे में देख लीजिए, ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये हुई इसकी वस्तु कोई रखा है यहाँ पर, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन गया, इसकी वस्तु है ओ डैश और प्रतिबिंब है आई डैश। मान लीजिए इसकी लंबाई है ओ, ठीक, और इसकी लंबाई है आई, इसे मैं आई डबल डैश कर दे रहा हूँ, ओ डबल डैश। इसकी जो लंबाई है वस्तु की वो है ओ और इमेज की लंबाई है आई। ठीक, तो हमेशा रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, हमने बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि ये लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत ली जाती हैं। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई थी ओ, और यहाँ पर आई था, तो ए आई इसके लंबवत है। ठीक, तो देखिए फार्मूला हम लोग का आता है एम बराबर आई बाई ओ, ये होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। ठीक, और इसी में एक और फार्मूला आता है एम बराबर माइनस भी अपान यू। ठीक, अब बताइए दोनों एम के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आई बाई ओ बराबर माइनस भी अपान यू। ठीक, ये तीनों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका उपयोग हम लोग क्वेश्चन को लगाने में करेंगे। ठीक, इन तीनों फार्मूलों को आप नोट कर लें, क्योंकि इन तीनों फार्मूलों का हम लोग यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, ये पहले इनका प्रूफ किया जाता था, पहले इनको प्रूफ किया जाता था, बट अब ये कोर्स से बाहर हो गया है इनका प्रूफ। सिर्फ फार्मूला पर इन पर सवाल आता है, फिर यह रेखीय आवर्धन पूछ सकता है। तो रेखीय आवर्धन के आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि इनकी लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई हों, और इसे हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना ही रेखीय आवर्धन की डिफिनीशन है और यही फार्मूला है। अब इसी पर हम लोग एक सवाल करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा फार्मूला एम बराबर आई बाई ओ बराबर माइनस बी अपान यू। ठीक, यही हम लोग का फार्मूला है। इस पर भी एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, इसके एक्सरसाइज का, और जो बढ़िया क्वेश्चन होगा मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और आज इसका जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। इसमें इसके लिए क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी है। एक अवतल दर्पण के सामने एक कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी लंबाई 20 सेमी है, 20 सेमी है। ठीक, और दिया है यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, और जबकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो कहीं यहीं नीचे ही बन रहा होगा, चूंकि दिया है 10 सेमी है, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है। अब फिर पूछा है
तब अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यम हमें बताना है कि क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, हमें ओ दिया है, ओ यानी वस्तु की लंबाई 20 सेमी। हमें ये बताइए कि ये ऊपर की लंबाई है ना, ऊपर की लंबाई हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और आई दिया है, आई की यानी प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है, वास्तविक है चूंकि, तो इसकी लंबाई क्या होगी, निगेटिव होगी, -10 सेमी। अब हमें यम का मान ज्ञात करना है, देखते हैं। यम बराबर -10/20, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा यम बराबर -1/2, ठीक। इसका मात्रक नहीं होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं सेमी लिखता, सिर्फ एक अनुपात है, यहाँ पर सेमी लिखूंगा, ये दोनों कट जाएगा, तो रेखीय आवर्धन आ गया यम बराबर, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन आ गया यम बराबर -1/2। देखिए रेखीय आवर्धन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कभी कभी बहुत सारे कंपटीशनों में या हम लोग के बोर्ड के परीक्षा में भी पूछ सकता है। फार्मूला है m = I/O। तो पहला इसका आता है कि यह वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए यम का मान ऋणात्मक होता है, यानी रेखीय आवर्धन निगेटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, इमेज लिख दे रहा हूं, इमेज के लिए यम का मान निगेटिव होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पर कोई ऐसे अगर बनता है, ये वस्तु है, कोई भी अगर वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब कहीं पर भी बनता है, तो ए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए वाली पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर की दूरी क्योंकि वस्तु की, या उत्तल दर्पण ही हो तो उत्तल दर्पण में तो आभासी बनेगा, मैं वास्तविक की बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो पॉजिटिव हो जाएगी ए वाली दूरी, बट ये नीचे की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और जब भी नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, तभी वास्तविक बनेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगी। तो हमें बताइए माइनस बाई प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा ना, तो माइनस होगा, इसीलिए वास्तविक इमेज के लिए हमेशा यम का मान, रेखीय आवर्धन का मान निगेटिव होता है। और सेकेंड पॉइंट है आभासी इमेज के लिए यम का मान पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी बताइए इसमें अवतल दर्पण ही है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि जब वस्तु बने वास्तविक, वस्तु जब इसके प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक, वस्तु जब कहाँ रखी हो, F एंड P के बीच में रखी हो, तो हमेशा इसका प्रतिबिंब पीछे ही बनता है। तो देखिए यहाँ पर, या उत्तल दर्पण ले लिया जाए, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को कहीं रखा जाए, हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर वस्तु की दूरी जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर प्रतिबिंब की जो दूरी है ऊपर की तरफ ही है, तो ये भी हुआ पॉजिटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव बाई पॉजिटिव यानी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, इसीलिए आभासी इमेज के लिए यम का मान पॉजिटिव होता है। वैसे इसमें भी हमेशा, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, और इसका हमेशा रेखीय आवर्धन पॉजिटिव ही होता है उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण का तो एक स्थिति को छोड़ दिया जाए तो सभी में वास्तविक बनता है, तो उसके लिए निगेटिव, और एक स्थिति के लिए पॉजिटिव होता है रेखीय आवर्धन, ठीक। और इसमें एक तथ्य है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ देता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर इसमें कभी कभी पूछ देता है कि मैं ये बताइए यम बराबर I/O, जब भी अगर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई
वस्तु की लंबाई से अगर छोटा रहेगा, पहले देखिए, पहले बड़ा रहे या पहले बराबर मैं कर देता। मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, ठीक। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है, तो इसका मान दोनों कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी बराबर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई एक दूसरे के बराबर हो तो रेखीय आवर्धन 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यदि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी, जिससे ए ले लीजिए 6 हो गया और ए हो गया मान लीजिए 5, एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा यम का मान 1 से देखिए 1.2 आएगा, ठीक, 1.2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू क्या हो गई, 1 से बड़ी हो गई, ठीक। तो यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी है तो उसका रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, यम इक्वल टू 1 और सेकेंड में यम इज ग्रेटर देन 1 एंड थर्ड कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होती है, या ले लीजिए मान लीजिए 4 हुआ, ये हो गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 0.8, ठीक। तो इसका मान 1 से छोटा होता है। जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होती है तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है। तो ये इसके कुछ नोट पॉइंट है। तो इसमें अगर देखा जा सकता है कि उत्तल दर्पण में जो हम लोग का यहाँ पर देता, ये उत्तल दर्पण है, इसमें कभी भी प्रतिबिंब अगर बनता है तो हमेशा पहले तो ये फोकस और एफ के बीच में, अरे फोकस और पी के बीच में बनता है अगर अनंत वाली स्थिति को छोड़ दिया जाए तो, और फिर कहीं भी रखने पर इसी के बीच में बनता है। और हमेशा वस्तु की लंबाई से क्या बनता है, छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का ए वाला कंडीशन लगेगा, थर्ड वाला, कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होती है, अतः इसका रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होता है। ये नोट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, गोल दर्पणों की पहचान। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर में दर्पणों की पहचान करना। तो दर्पणों की पहचान करने की दो तरीका है, 2 टाइप से हम लोग कर सकते हैं इसकी पहचान। पहला है कि स्पर्श करके, बाय टचिंग, स्पर्श करके, और दूसरा है प्रतिबिंब को देखकर, बाय सीइंग द इमेज, ठीक, प्रतिबिंब देखकर, ठीक, स्पर्श करके फिर दूसरा प्रतिबिंब देखकर। देखिए स्पर्श कर पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। स्पर्श करके क्या होता है, एक लकड़ी का स्केल ले लीजिए, ठीक, पैमाना लकड़ी का, जो हम लोग ऐसे लकड़ी का कोई है ऐसे स्केल, सपाट पैमाना ले लीजिए, स्केल जनरली लोग देखने को मिलता है। तो लकड़ी का आप स्केल ले लीजिए और उसे दर्पण पर रखिए, ठीक। अगर स्केल दर्पण पर पूरी तरह से चिपक जाता है, उसका प्रत्येक भाग दर्पण को टच करता है, तो वह दर्पण समतल, जैसे कोई ऐसे कोई दर्पण है, समतल दर्पण ऐसा ही होता है, और लकड़ी का स्केल रहेगा तो इस पर ऐसे चिपक जाएगा, उसका प्रत्येक इस पैमाने का भाग उसको स्पर्श करेगा, ठीक।
फिर यदि सिर्फ उसके दोनों सिरों पर टच करता है, दर्पण के दोनों सिरों पर टच करता है और बीच में खाली स्थान बच जाता है, तो वह दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। ये ऐसे कोई दर्पण है, यहाँ पर अगर मैं ऐसे स्केल वो लगा दूं तो देखिए सिर्फ दोनों सिरों पर टच कर रहा है और बीच में खाली स्थान बच जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि दर्पण अवतल है। ठीक, और यदि टच कराने पर सिर्फ उसके बीच वाले भाग को टच करता है और दोनों सिरों पर खाली स्थान बच जाता है, तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल होगा। देखिए इसके दोनों सिरों पर शेष रह गया और बीच के भाग को टच कर दिया, तो ये होता है स्पर्श करके। इसे छोटे दर्पणों की सिर्फ हम लोग पहचान कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा है प्रतिबिंब को देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे? देखिए समतल दर्पण मैंने बताया था, तो उसमें पहले ही बता दिया था कि यदि वस्तु और ए प्रतिबिंब, समतल दर्पण ए वस्तु है, यदि वस्तु को जितना दूर लेकर जाएं या जितना पास लेकर आए वैसे ही प्रतिबिंब उतना ही, अगर वस्तु को दूर लेकर जाए प्रतिबिंब भी दूर चला जाए और प्रतिबिंब वस्तु को पास लाए दर्पण के तो प्रतिबिंब भी पास आ जाए और वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बने, तो कैसा होगा? दर्पण समतल होगा। और यदि दर्पण को दूर रखें और ऐसे रखें कोई दर्पण और उसका प्रतिबिंब उल्टा बने तो कैसा होगा? दर्पण अवतल होगा। ठीक, विभिन्न स्थितियों पर हम लोग रखकर चेक करेंगे और उसका हमेशा प्रतिबिंब उल्टा ही बन रहा है तो उल्टा होगा, और बहुत करीब रखने पर अवतल दर्पण के वस्तु को अगर उसका आभासी बन जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो दर्पण कैसा है? अवतल है। ठीक, उसे बार बार पास इधर उधर कई स्थितियों पर हम लोग चेक कर लेंगे रखकर कि वो रखने पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। ठीक, तो वो हो जाएगा अवतल। यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बने और सीधा बने तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कैसा है? उत्तल दर्पण है। ये टॉपिक समझने में उनको दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, जिनमें हमने बताया है कि हाँ, प्रतिबिंबों का बनना, कि कोई वस्तु कहाँ रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ वस्तु रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। जिन्हें वो वाला टॉपिक क्लियर है उन्हें ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख लें तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, फिर आ जाता है यूजेज ऑफ मिरर्स, दर्पणों का उपयोग। तो उसमें पहले है अवतल दर्पण, तो हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग ये कभी कभी पूछ देता है और कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। ठीक, अवतल दर्पण का उपयोग, तो इसका उपयोग अगर हम लोग बड़ा अवतल दर्पण ले लें, बड़ा फोकस दूरी का, ठीक, तो इसका हम लोग उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग, बड़ा अगर दर्पण है तो उसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपने फेस को दर्पण के P एंड F यानी फोकस दूरी, मुख्य फोकस और P के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और हम लोग के फेस से बड़ा बनेगा। ठीक, तो इसलिए इसका अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। फिर इसका छोटे दर्पणों को लेकर, छोटे अवतल दर्पणों को लेकर डॉक्टर हमारे दांतों, गले के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक कोई ले लीजिए दर्पण है, यहाँ से ऐसे अगर रे आई तो हम लोग को पता है कि हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तो ऐसे होकर जाएगी। ठीक, तो इसीलिए इस रे को ऐसे इसका फोकस जहाँ पर हमें देखना है वहाँ पर कर देते हैं तो हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो इसका अगर छोटा दर्पण लेकर डॉक्टर
हमारी गले दांत की इलाज में करते हैं प्रयोग इसका। फिर सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग। ऐसा क्यों? सौर भट्टियों में होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश को एक किसी निश्चित जगह पर ज्यादा मात्रा में गिराया जाता है या लगाया जाता है। ठीक, तो अगर ये कोई मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण बड़ा है, ठीक, यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, अगर कहीं से भी आता है तो उसका अगर कोई फोकस है तो यहाँ पर परावर्तित होकर जाएगा। ठीक, तो उनका जो यंत्र होता है जिससे इनका यूज करना रहता है प्रकाश का, यहीं पर वो लोग लगा देते हैं जिससे इसका अवतल दर्पण का उपयोग हो जाता है। देख, सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है टेबल लैंपों में इसका उपयोग। टेबल लैंपों में भी क्या होता है कि इसका उपयोग मेज है तो मेज पर कम जगह में दूरी के लिए इसका उपयोग करा जाता है। ठीक है, कैसा? अभिसारी के रूप में, अभिसारी के रूप में, अभिसारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अभिसारी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे ऐसे जब समांतर चलेंगी तो आएंगी इसी पर, तो यहीं पर एकत्र हो जाएंगी। ठीक, तो टेबल लैंपों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गली और मोहल्लों के जो लैंप होते हैं या लाइट लगी रहती है उसमें उत्तल दर्पण का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेबल लैंपों में अवतल दर्पण का, जबकि गली और मोहल्लों के लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग है। ऐसा क्यों? उसमें आता है तो मैं भी उत्तल दर्पण बताऊंगा। फिर देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग ये जो रेल इंजन है, सर्च लाइट है या मोटर गाड़ियां जो भी हैं उनके लाइट में किया जाता है। देखिए, ऐसा क्यों? उसमें समांतर किरण पुंज के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा बल्ब हुआ, ठीक, ये बल्ब हमारा हो गया, ये मैंने लगा दिया ऐसे उत्तल दर्पण, अरे सॉरी अवतल दर्पण। ठीक, तो अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से जब जलेगा इसे फोकस पर, ऐसा किया रहता है कि ये फोकस पर रहता है। तो हम यहाँ पर जलेगा तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे रे निकलेगी, तो रे निकलेगी ऐसे 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 रे निकलेगी। तो निकलने के बाद यानी जब मैंने बताया था वहां पर नियम की फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो देखिए ऐसे ही रे निकलता है। तो जो हम लोग का हेडलाइट रहता है उसमें जो आप लोग ये जो होता है मोटरसाइकिल, उसमें आप लोग देखिएगा कि ये बल्ब यहाँ होता है और पीछे ऐसे अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें किया जाता है। फिर इसके तो ये इतना ही होगा अवतल दर्पण, और बहुत सारा होगा इत्यादि, बहुत सारे भी हो सकते हैं। इतना ही हम लोग के बुक में भी दिया है और इतना ही मुझे भी याद है। फिर बाद में कभी देखेंगे अगला पार्ट में, अगर बचा होगा तो बता दूंगा। फिर आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है कि इसका प्रयोग पहला तो मैंने बता ही दिया कि गली मोहल्ला की जो लाइटें होती हैं उसमें किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पहला प्रकाश को फैला देता है। जैसे यहाँ पर कोई ऐसे है तो यहाँ पर हम लोग जलाएंगे बल्ब, तो ये क्या काम करता है कि इसका काम होता है फैलाने का, एक प्रकाश को फैला देता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण गली मोहल्लों के लैंपों में लगाया जाता है। ठीक, प्रकाश को फैलाने के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं अपसारी के लिए, अपसारी के लिए इसे लगाया जाता है, अपसारी किरण पुंज के लिए। फिर आता है हाँ, हम लोग जैसे कोई भी गाड़ी चलाता है तो उसके ड्राइवर, जो हम लोग कार है और बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, तो उसके ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा रहता है ऐसे कर वो उत्तल दर्पण ही लगा रहता है।
जिससे वह ऐसा क्यों लगा रहता है उत्तल दर्पण। तो हमने बताया था, देखिए यहाँ पर समतल भी लग सकता है, समतल, लेकिन समतल में हानि क्या है कि समतल ये हुआ, ये समतल कोई दर्पण है तो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई वस्तु है तो ये सिर्फ इतना ही कवर करेगा, ठीक, इतना ही कवर करेगा। और अगर वस्तु दूरी पर है, जितना दूर पीछे रहेगी वस्तु उतना इसमें भी प्रतिबिंब पीछे बनेगा, ठीक। यदि हम लोग यहीं पर समतल के जगह उत्तल दर्पण लगा दें ऐसा, तो अब क्या हुआ कि हम लोग का जो हुआ वो जो कवर कर रहा था क्षेत्र, इससे ज्यादा कवर करेगा। ये पहले तो इतना करेगा, इतना कवर करेगा ये क्षेत्र। और दूसरी बात इसमें क्या होती है कि वस्तु कितना भी दूरी पर हो और कितना भी बड़ा हो, उसका कितना नहीं, जितना इसका रेंज होगा, वस्तु बड़ा जितना भी हो, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, जिससे ड्राइवर को अगर कोई वस्तु दूर भी है तो उसे उसमें पास में बनता हुआ प्रतीत होगा, तो उसे पता चल जाएगा कि बस कोई वस्तु पीछे से आ रही है, ठीक, कोई वाहन पीछे से आ रहा है। तो हमेशा इसीलिए उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वस्तु आभासी सीधा बनती है और नजदीक बनती है, ठीक है। तो ये हो गया इसके यूजेस। अब इसका जो न्यूमेरिकल है आप लोग उसे करिएगा और न्यूमेरिकल करिएगा। अब इसके अगले वीडियो में इससे मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बढ़िया है या कोई और सा टॉपिक अगर इसमें लगेगा, मुझे सोचा है इसे बता देना चाहिए, तो मैं उसे अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन को हल करिए और आपको वीडियो अच्छा लगे कि आप लोग के लिए कुछ हेल्पफुल है, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और जिनको ज़रूरत है उन्हें भी इसे फैलाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।